गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्रमुख विधियां हैं उनमें मैंने कल आपको जो बताई थी वो समस्या समाधान विधि बताई थी। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि बताऊंगा, सोशल रेसिटेशन मेथड। इनकी प्रमुख विधियों में है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। बात आती है कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है क्या। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, वह विधि जो बालक का समाजीकरण करे, जो बालक को सामाजिकता का पाठ पढ़ाए, वो विधि जो बालक में संस्कार पैदा करे, वो विधि जिसके माध्यम से बालक घर जैसे माहौल में, समाज जैसे माहौल में आसानी से अपने पाठ को पढ़ सके, उस विधि को समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि कहते हैं। और इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्र में सामाजिकता के गुण विकसित करना ही इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। इस यंत्रीकरण के युग में अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि एक ऐसी ही विधि है जिसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं रहता बल्कि सक्रिय रहता है। परंपरागत जो शिक्षण विधियां हैं जिनमें तीन प्रमुख रूप से हैं। नंबर 1 पाठ्यपुस्तक विधि, नंबर 2 कहानी कथन विधि, और नंबर 3 है व्याख्यान विधि। ये तीनों ही विधि मनोवैज्ञानिक हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षण के दौरान बालक के मानसिक स्तर, उसकी आवृत्ति, उसकी आयु, उसकी रुचि, इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि शिक्षक विद्यार्थियों के सामने पढ़ाता रहता है, बालक मूक श्रोता बने बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन उसमें अधिगम का जो स्तर है, चिंतन का जो स्तर है, तर्क का जो स्तर है, वो डेवलप नहीं हो पाता। केवल बालक एक मूक श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं। आधुनिक विचारधारा का क्या कहना है कि वे विधियां जिनमें बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहे, उन विधियों को शिक्षण में प्रयुक्त किया जाए। उन विधियों को बाल केंद्रित विधि के नाम से जानते हैं। और बाल केंद्रित विधियों में ही एक विधि है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। ये तीनों ही विधि इससे बिल्कुल भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन विधियों में शिक्षक सर्वेसर्वा रहता है और विद्यार्थी एक श्रोता। और समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि और इसके साथ साथ जितने भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों के नाम से भी जानते हैं, उनमें बालक सक्रिय रहता है, शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है, जो बालकों को समस्या आने पर उस समस्या का हल सुझाता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि ऐसी विधि जिसमें बालक अधिक से अधिक सक्रिय रहे शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही विधियों के अंतर्गत एक विधि है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि। अब बात करते हैं कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। वैसे तो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में जो परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं वो अलग अलग हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में सभी जो शिक्षाविद हैं, सभी मनोवैज्ञानिक हैं, आधुनिक विचारधारा के शिक्षा शास्त्री हैं, वो सब मतैक्य नहीं हैं, यानी उन सब का मत भिन्न भिन्न है। जैसे बैन ने कहा है कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि एक सामाजिक वाद विवाद की विधि है। वाइनिंग
समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि एक सामाजिक वाद विवाद की विधि है। अर्थात बाइनिंग महोदय ने इस विधि को एक वाद विवाद कहा है। वाद विवाद कैसा? हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक विपक्ष और एक पक्ष। उसी प्रकार से शिक्षण की विधियों में भी ये विधि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है। यह ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए काम में ले जाती है जो वाद विवाद के रूप में बालकों के सामने हम रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं, कुछ लोग इसे संकुचित विचारधारा का प्रतीक मानते हैं। अर्थात इस विधि के माध्यम से कक्षा के सभी लोग अध्ययन नहीं कर सकते, उसमें जो सक्रिय लोग हैं वो ही वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं। इसलिए अधिकांश शिक्षाविद इस शिक्षण विधि को वाद विवाद कहना उदासीन दृष्टिकोण से देखते हैं। उदासीन दृष्टिकोण से तात्पर्य इसको सही तरीके से अच्छी विधि नहीं मानते। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि एक सामाजिक वाद विवाद की विधि तो है, लेकिन स्वस्थ वाद विवाद की विधि है। बालकों में चिंतन पैदा करने की एक विधि है, बालकों में तर्क करने की एक विधि है, तर्क से भी तर्क निकालने की विधि है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि यह विधि बहुत ही बढ़िया और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। भले ही बाइनिंग महोदय ने इसको केवल सामाजिक वाद विवाद की विधि कहा है। दूसरे समाजशास्त्री कहते हैं कि शिक्षण में ऐसे प्रयोगों की कल्पना जिसे कक्षा के सभी पाठक सहयोग और सद्भाव से ज्ञानार्जन कर सकें। अर्थात सहयोग और सद्भाव से ज्ञानार्जन प्राप्त करना। वेस्ले महोदय कहते हैं सौहार्द एवं सद्भाव से ज्ञानार्जन जिस विधि से किया वह कराया जा सके, सामाजिक समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है। इसका मतलब सौहार्द और सद्भाव से दोनों सामाजिकता के गुण हुए। अर्थात वह विधि जो सामाजिकता के गुणों से परिपूर्ण है और इन गुणों के परिपूर्णता के कारण ज्ञानार्जन जिस विधि से किया जाए, यानी घर जैसे माहौल में बालक जो अध्ययन ग्रहण करते हैं, जो सीखते हैं, जो तर्क करते हैं, जो चिंतन करते हैं, उस सबके लिए जो वातावरण निर्मित किया गया है वो एक ऐसी विधि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है। इस विधि के माध्यम से ही ये संभव है, दूसरी विधियों के माध्यम से संभव नहीं है। इस विधि के 4 प्रकार बताए गए हैं कि इसको हम जब कक्षा में प्रयुक्त करेंगे तो किस तरह से हम इसको प्रयुक्त कर सकते हैं। वो 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार
औपचारिक। औपचारिक वर्ग योजना। इसका तात्पर्य है इसमें हमें एक औपचारिकता का ध्यान रखना होगा। जो सामाजिक वातावरण में जो वाद विवाद होगा उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमको वर्ग बनाना पड़ेगा, एक वक्ताओं का, एक श्रोताओं का, एक न्यायाधीशों का, या वहाँ जो बैठे हैं एक्सपर्ट्स उनका। वो विषय का एक शिक्षक भी हो सकता है, विषय के 2 शिक्षक भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी। जो टॉपिक हमने चुना है उस टॉपिक के विशेषज्ञ के लोगों को यहाँ अलग वर्ग में रखा जाएगा, श्रोता छात्रों को अलग वर्ग में रखा जाएगा और वक्ता छात्रों को अलग वर्ग में रखा जाएगा, चाहे वो पक्ष में बोलें या विपक्ष में बोलें। उसके लिए समय का निर्धारण होगा, एक आदमी को कितना समय मिलेगा और पूरे जो हमारा टॉपिक है उस पूरे टॉपिक के लिए कितना समय मिलेगा। उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका संचालनकर्ता कौन होगा, विशेषज्ञ कौन कौन होंगे। दूसरा आदमी उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से ये औपचारिक वर्ग योजना है, अर्थात सारी औपचारिकताएं हमें इसमें ध्यान में रखनी होती हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रकार की कौन सी है? अनौपचारिक। औपचारिक के बाद अनौपचारिक वर्ग योजना। इसका तात्पर्य है जो चीज़ें हम अभी कर रहे थे औपचारिक वर्ग योजना में, काम तो सब वही करने हैं, लेकिन उसका कोई निर्धारित अध्यक्ष नहीं, निर्धारित संचालनकर्ता नहीं, निर्धारित विद्यार्थी नहीं। कोई भी विद्यार्थी मंच पर आकर अपनी बात रख सकता है, लेकिन माहौल प्रजातांत्रिक होगा, सामाजिक होगा। ऐसा नहीं कि हमारे प्रकरण से रिलेटेड बात नहीं है तो भी वो बोल रहा है, प्रकरण से रिलेटेड है तो भी बोल रहा है। इस बात का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले ये अनौपचारिक वर्ग योजना जो हम तैयार करते हैं उसी समय बालकों को बता दिया जाएगा कि आपको मान मर्यादा का विशेष ध्यान रखा जाना है, और वो बालक उस बात को ध्यान में रखते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। जहाँ भी बालकों को अटकाव की स्थिति आती है, जो विशेषज्ञ लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो सुझाव दे सकते हैं। यदि उनके सुझावों से बालक संतुष्ट नहीं है तो बालक भी सुझाव दे सकते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता का हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता। अगला है आत्मनिर्देशन योजना। तीसरा, इसका मतलब है आत्म स्वयं निर्देशन का मतलब गाइडेंस, स्वयं गाइडेंस के आधार पर। स्वयं गाइडेंस के आधार पर कैसे? आपने कोई टॉपिक चुना, उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिटरेचर तैयार करके लाए, कक्षा में इससे रिलेटेड कार्यशाला शुरू हुई, वाद विवाद शुरू हुआ, वहाँ आकर आपने अपनी बात कही, अपनी फीलिंग्स उसमें शामिल की। यह है आत्मनिर्देशन योजना, यानी स्वयं के द्वारा ही स्वयं को निर्देश देना। पता लग जाता है कि हमें करना क्या है, करना क्या नहीं है। और लास्ट है सेमिनार वर्ग योजना। सेमिनार वर्ग योजना, इसका तात्पर्य है कि जो टॉपिक हमने चुना है उस टॉपिक को सेमिनार के रूप में हम सामने रखेंगे। सेमिनार में क्या होता है, जो वक्ता अपना पत्र वाचन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उससे रिलेटेड अपने अनुभव प्रस्तुत कर सकते हैं। जब सारे पेपर प्रेजेंट हो जाएंगे, सारे वक्ता बोल जाएंगे, उसके बाद एक डिस्कशन सेशन होता है। उस डिस्कशन सेशन में वो कन्फ्यूजन्स दूर होंगे या जो वो प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे जो प्रश्न श्रोता पूछना चाहते हैं, या वहाँ जो लोग बैठे हैं दूसरे प्रतिभागी वो उसमें अपनी सहभागिता निभाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का जवाब उन वक्ताओं को देना होता है जो सेमिनार के लिए हमने निर्धारित किए हैं। इस तरह से सेमिनार वर्ग योजना भी समाजीकृत व्यक्ति विधि की एक बहुत अच्छी
प्लानिंग है कि हम इसके माध्यम से भी अपना पाठ पढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि को अच्छी जब हम बता रहे हैं तो ऐसा क्या कारण है, इसके गुण क्या हैं? इसकी मेरिट्स क्या हैं? जैसे पहला गुण है इसका करके सीखना। इसमें बालकों को समस्या दे दी जाती है, समस्या क्रिएट कर दी जाती है और उस समस्या क्रिएशन के कारण ये फायदा होता है कि बालक स्वयं अपनी तैयारी के साथ अगले दिन आता है और वो जो उसने उस समस्या के समाधान के लिए जो जो चीज़ें सोची उन सब चीज़ों को वहाँ लाकर वो प्रेजेंट करता है। इस तरह से बालक इस विधि के माध्यम से करके सीखता है। दूसरी है लोकतांत्रिक विधि, अर्थात यह विधि लोकतांत्रिक भी है। लोकतांत्रिक विधि क्यों? क्योंकि इसमें सहभागिता के लिए सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए समान अवसर दिए जाते हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि शिक्षक इसमें सर्वे सर्वा होता है, शिक्षार्थी शिक्षक इसमें, मैं गलत कह गया, शिक्षक इसमें सर्वे सर्वा नहीं होता, बालक इसमें सर्वे सर्वा होते हैं और शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में ही अपनी भूमिका अदा करता है, अपना रोल प्ले करता है। वो भी उस स्थिति में जब बालकों को कोई कन्फ्यूजन हो, बालकों को कहीं कठिनाई हो तो वो बालकों का मार्गदर्शन करता है। इस तरह से यह विधि लोकतांत्रिक विधि भी है। बाल केंद्रित विधि तीसरा है इसका, बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित? बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित विधि क्यों है? जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि शिक्षक की भूमिका इसमें गौण होती है और महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बालक की। इसलिए इस विधि को बाल केंद्रित विधि माना गया है। इसमें बालकों की सहभागिता को प्रमुख स्थान दिया जाता है। पाठ के विकास में बालकों का अधिक से अधिक सहयोग लिया जाता है, उनसे अधिक कन्वर्सेशन किया जाता है, अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाता है। यदि मौखिक उत्तर से बालक संतुष्ट नहीं होते तो उनके लिए चार्ट या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी अपने पास है, चाहे वो दृश्य है, चाहे श्रव्य है, दृश्य श्रव्य, जो भी तीनों प्रकार की सामग्री में से होगा उसको हम प्रस्तुत करके बालकों को बताएंगे। अर्थात यह विधि ऐसी विधि है जिसमें बालक की रुचि, क्षमता, आवृत्ति, उसका मानसिक स्तर, सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम ये चूज करते हैं कि बालक इस समस्या का समाधान सामाजिक माहौल में कर सकता है। इस तरह से यह विधि छात्र केंद्रित विधि है। अगला है स्व अनुशासन। स्व अनुशासन अर्थात यह विधि ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बालकों में सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे? क्योंकि वही सारे रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए उनको अनुशासन में रहना पड़ेगा और इसकी प्रेरणा उनको कोई देगा नहीं। ऑटोमेटिक ही अंदर से वो स्व प्रेरित होंगे कि हमें अपनी यूनिफॉर्म में जाना है, निर्धारित समय पर पहुंचना है, निर्धारित समय पर कक्षा में अपनी बात कहनी है, दूसरे लोगों ने जो बात कही है उसके प्रश्न वो अपनी डायरी में लिख लेंगे और उसके बाद जैसे ही उसका लेक्चर ख़त्म होगा या जो बोलने वाला है, वक्ता है, उसकी बात खत्म होगी, वो अपने प्रश्नों को उसके सामने रख सकते हैं। यदि स्वयनुशासित नहीं होंगे बालक, वो स्व प्रेरित नहीं होंगे, तो बीच बीच में जैसे वक्ता बोल रहा है उनके मस्तिष्क में प्रश्न आया, हाथों हाथ पूछ लिया, तो ये अनुशासन की स्थिति भंग हो गई कक्षा कक्ष की। इसलिए यह विधि ऐसी विधि है जो बालकों को स्व प्रेरित करती है अनुशासन के लिए। और अगला है शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। शिक्षक शिक्षार्थी इस विधि के माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी को जो संबंध है उनमें भी मधुरता आती है, निकटता आती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक कक्षा कक्ष में एक गार्जियन की तरह उनके साथ रहता है। जो काम वो कर रहे हैं, जो उनको वाद विवाद का टॉपिक दिया है समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के दौरान, उस दौरान वो अपनी बात को शिक्षक के सामने आसानी से रख सकते हैं। शिक्षक भी उनकी बात को स्वीकारता है और यथासंभव उनके समस्या का हल वो खोजता है, जिससे उनको लगता है कि सर हमारे साथ ही हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो शिक्षक शिक्षार्थियों के संबंधों में काफ़ी जो है सुधार की गुंजाइश इस विधि के माध्यम से है। यदि हम इस विधि से नहीं पढ़ाएं तो शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों में भी काफ़ी कड़वाहट की स्थिति जो बनी हुई है और आगे बढ़ती ही जाएगी।
श्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रेरणा। श्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रेरणा। यह विधि एक ऐसी विधि है जिससे बालक स्वयं प्रेरित होता है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। वो विभिन्न प्रकार के साहित्य पढ़ेगा, विभिन्न प्रकार की किताब पढ़ेगा, जो टॉपिक उनको वाद विवाद के लिए आज दिया है, कल वाद विवाद होना है सामाजिक माहौल में, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार से बालक तैयारी करके आएगा। और तैयारी करके जब आएगा तो अच्छे से अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना चाहता है अपनी बात को, ताकि सभी लोग उसकी बात को सराहें, सभी लोग उसकी बात को श्रेष्ठ माने। अध्यापक भी जब मूल्यांकन कर रहा होता है तो उस दौरान उसे फीडबैक भी देना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक को कहना चाहिए कि बालक का पाठ बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिविटी से तैयार किया है, शिक्षण सहायक सामग्री बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, बालक और अधिक अगले पाठ में अच्छा प्रदर्शन करेगा और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वो तैयार रहेगा और प्रेरित होगा। ऐसी ही ये विधि है तर्क व निर्णय शक्ति का विकास। अगला है इसी में तर्क व निर्णय शक्ति या क्षमता का विकास। जब बालक एक ही चीज के पक्ष को सुनेगा, विपक्ष को सुनेगा, तो वो निर्णय करना सीख जाएगा और उसको लगा कि ये बात ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, तो वो तर्क करेगा। जो उसके मस्तिष्क में जो बात आ रही है उसके पक्ष में अपनी बात रखेगा, विभिन्न प्रकार के एविडेंस उसके पक्ष में रखेगा, विभिन्न उदाहरण उसके पक्ष में रखेगा। तो इस तरह से निर्णय व तर्क शक्ति का भी इसके माध्यम से, इस विधि के माध्यम से बालकों में विकास होता है। अगला है समूह में कार्य करने की कुशलता। समूह में इस विधि के माध्यम से पूरी कक्षा एक साथ रहती है और पूरी कक्षा के साथ उस बालक को यहाँ अपनी बात कहनी होती है, अपना काम करना होता है। तो बालक में ऑटोमेटिक ये ऐसी भावना पैदा हो जाएगी कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण से एक दूसरे के सहयोग करके इस काम को संपादित करें, जिससे बालक ऑटोमेटिक ही समूह के साथ कार्य करने में कुशल हो जाएगा कि किस तरह से समूह के साथ हमें व्यवहार करना है, समूह में किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति देनी है और किस तरह से दूसरे की बात स्वीकारनी है या सुननी है। इस तरह से यह विधि समूह में कार्य करने की कुशलता भी बालकों में पैदा करती है। अगला है आत्मविश्वास। जब आपको माइक्रो टीचिंग कराई थी उस समय आपको छोटे छोटे पाठ दिए थे पढ़ाने के लिए, एक एक कौशल पर आधारित। जब आप वहाँ खड़े होते थे पढ़ाने के लिए तो आपके पैर कांपते थे, आपकी जबान लड़खड़ाती थी, आप बोर्ड पर लिखते थे तो आपके हाथ कांपते थे, चेहरा लाल हो जाता था, कान लाल हो जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप में उस समय आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन माइक्रो टीचिंग के दौरान आपने 12 पाठ पढ़ाए, उस दौरान 12 पाठ अपने सहपाठियों के साथ पढ़ाते पढ़ाते आप में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि आप आसानी से पढ़ाने लगे, बिल्कुल डर नहीं लगने लगा। तो ये आत्मविश्वास आप में आया कहाँ से? प्रैक्टिस से, अभ्यास से। उसी प्रकार से सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि से या सामाजिक वाद विवाद से बालक तो कक्षा में विभिन्न प्रकार से अपनी बात रखता है, अपने पत्र वाचन करता है, अपने टॉपिक्स पर वक्तव्य देता है या अपनी शंकाओं को रखता है, तर्क करता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें बोलने की क्षमता विकसित हो जाती है, ऑटोमेटिकली उसमें आत्मविश्वास आ जाता है कि इस विषय पर मैं पूरा जानता हूँ या इस विषय के बारे में सीखने के लिए अगर कोई चीज़ उससे नहीं आ रही है तो आसानी से पूछ लेगा बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं जो संकोच के कारण पूछ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में उन बालकों का विकास कम होता है, उनके लर्निंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती और उनमें कॉन्फिडेंस विकसित नहीं होता। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस शुड बी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव पर्सनैलिटी। जिस कार्य के लिए भी अपन काम कर रहे हैं उसी से अपन इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इस विधि के माध्यम से बालकों में आत्मविश्वास का भाव भी पैदा
होता है। और घर जैसा वातावरण, अर्थात कक्षा का जो वातावरण है बिल्कुल घर जैसा इस विधि के माध्यम से हो जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक वहाँ एक गार्जियन के रूप में होता है, गार्जियन की भूमिका में होता है, पथ प्रदर्शक की भूमिका में होता है। जिस तरह से बालक हम लोगों से, बड़े लोगों से, जो परिवार में बड़े हैं, फादर है, बड़ा भाई है, चाचा है, ताऊ है, दादाजी है, सबके सामने अपनी डिमांड आसानी से रख देता है। मुझे पेन चाहिए, मुझे कॉपी चाहिए, मुझे पासबुक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे क्रिकेट चाहिए, मुझे कैरम बोर्ड चाहिए, कुछ भी डिमांड बालक की है, बगैर किसी हेजिटेशन के वो उनके सामने रख देता है। भले ही उनको उत्तर नेगेटिव मिले, लेकिन उसके अंदर हेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक परिवार है, वो एक दूसरे की भावनाओं को सब जानते हैं। उसी प्रकार से कक्ष में जब ऐसा माहौल बनता है तो बालक आसानी से बिना संकोच के अपनी शंका का समाधान कर लेता है, अपनी बात को कहता है और सीखता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि एक बहुत अच्छी विधि है, जिसके कारण ये सारे गुण बालक में विकसित होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो विधि है इस बहुत अच्छी विधि है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं। दोष या डिमेरिट भी कह सकते हैं। पहला दोष क्या है? वाद विवाद में समय व्यर्थ होता है। पहला यानी किसी भी टॉपिक पर वाद विवाद करेंगे तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे हमारा समय वेस्ट होता है। जिस दोष की पूर्ति के लिए हमने वो वाद विवाद रखा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए यह इस विधि में कमी है। दूसरा है कुछ ही छात्रों का प्रभुत्व। इसका तात्पर्य है कि सभी बालकों को समान रूप से उसमें बोलने का जो समय नहीं मिलता, वो अपनी बात नहीं कह पाते। जो बालक संकोची स्वभाव के नहीं हैं या वाचाल प्रकृति के हैं या बहुत इंटेलिजेंट हैं, वही बालक इस विधि के माध्यम से वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं। बाकी सभी बालक नहीं लेते। जो संकोची स्वभाव के बालक हैं उनका संकोची स्वभाव और ज़्यादा हो जाता है। इस विधि के माध्यम से सभी लोगों के सामने वो अपनी बात नहीं कह पाता, जिसके कारण वो संकोची ही बना रहता है। इस प्रकार से भी यह विधि उपयुक्त नहीं है। अगला है शिक्षक का महत्व कम। इस विधि के माध्यम से अगर कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें शिक्षक का भी महत्व कम हो जाता है, जिसके कारण बालकों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती। शिक्षक अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न प्रकार के उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन इस विधि में शिक्षक की जो भूमिका है वो गौण है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में है, एक सामान्य मार्गदर्शक के रूप में है। इसलिए बालक ज़्यादा लर्निंग नहीं कर पाते, इसलिए इसमें शिक्षक को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जा सकती। फेस टू फेस रीडिंग में शिक्षक सबसे अहम रोल में होता है। शिक्षक सारी समस्याओं का हल होता है, वो सब समस्याओं का हल हमें सुझाता है। लेकिन जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इससे 10 गुना ज़्यादा बालक फेस टू फेस रीडिंग में सीखेगा बजाय इसके। इस प्रकार से यह विधि शिक्षक के महत्व को कम करती है। आगे है खंडों में विभाजित करके क्रमबद्धता खत्म। खंडों में विभक्त होने के कारण क्रमबद्धता भंग। इसका तात्पर्य हुआ कि जो टॉपिक हमने चुना है उस टॉपिक के विभिन्न भाग अलग अलग बालकों को दे दिए कि भाई आपको ये पक्ष में बोलना है, ये पक्ष में बोलना है। अब उसमें से कोई भी बालक आगे पहले बोल रहा है, कोई भी बालक आगे पीछे बोल रहा है। इस तरह से जो हमारी विषय वस्तु की क्रमबद्धता है, ज्ञान एक पूर्ण इकाई का सिद्धांत जो लर्निंग का है वो समाप्त हो जाता है। और यहाँ खंडों में होने के कारण बालक उसे अच्छी तरीके से सीख नहीं पाता। जैसे
1 से 10 तक की गिनती सिखानी है बालक को, फिर उसके बाद 49 से लेके और 41 तक सिखानी है, फिर 81 से लेके 89 तक सिखानी है, फिर 99 से लेके 80 तक सिखानी है। इस तरह से उल्टी सीधी सारी इसमें स्थितियां बन गई, जिसके कारण बालक कंफ्यूज हो जाता है। अतः यह ऐसी विधि है जो एक प्रकरण को विभिन्न खंडों में विभक्त करके पढ़ाती है, जिससे ज्ञान की पूर्णता का जो सिद्धांत उसका उल्लंघन होने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की क्रमबद्धता का क्रम जमता है वो नहीं बैठ पाता, अर्थात यह विधि उपयुक्त विधि नहीं है। अगला है नंबर 5, संघर्ष की स्थिति। ये कक्षा 6 से लेकर सीनियर सेकेंडरी के बीच में जो बालक पढ़ते हैं इस एज ग्रुप में, उन बालकों में अहम भाव बहुत अधिक होता है और अहम उनका टकरा जाता है, जिसके कारण बाद विवाद में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। मान लीजिए पक्ष वालों का मजबूत पड़ला रहा तो विपक्ष वालों को वो चढ़ाएंगे, या विपक्ष वालों का पड़ला भारी रहा तो पक्ष वालों को चढ़ाएंगे। इसलिए संघर्ष की स्थिति भी वाद विवाद के माध्यम से पैदा हो सकती है। इसलिए सामाजिकृत व्यक्ति विधि से वाद विवाद कराना उपयुक्त नहीं है, अर्थात यह विधि ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगला है सभी प्रकरण पढ़ाना संभव नहीं। अर्थात इस विधि के माध्यम से केवल जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर बालकों के व्यू लिया जा सकता है। सभी प्रकरणों को इसके माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। सभी प्रकरण तभी पढ़ाए जा सकते हैं तब ऐसी विधि हो जो समय पर कालांश हमारे पूर्ण हो जाएं। ऐसी सिर्फ एक विधि है व्याख्यान विधि, जिसके माध्यम से हम समय पर अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर सकते हैं। इन विधियों के माध्यम से जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत अधिक समय लगता है, जिसके कारण समय पर विषय का और पूरी पाठचर्या पूर्ण नहीं हो पाती। केवल विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे कोर्स की बात कर रहा हूँ। सारा कोर्स जब हम इस विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो हमारा समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण होना संभव नहीं। और लास्ट है प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता। अर्थात इस विधि के माध्यम से जो हम पढ़ाएंगे तो एक योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक की बहुत आवश्यकता होगी, जो इस टेक्निक से पूरी तरह प्रशिक्षित हो, तभी हम इस विधि के माध्यम से अच्छा शिक्षण करा सकते हैं अथवा नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिकृत व्यक्ति विधि बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ दोष हैं। यदि इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो यह विधि शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है, बहुत उपयुक्त विधि है और बालकों की रुचि, क्षमता, वृत्ति उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी विधि है। इसके माध्यम से बालक जल्दी लर्निंग करता है, बालक में तर्क करने की क्षमता आती है और चिंतन स्तर उसका बढ़ता है और निर्णय क्षमता भी उसकी विकसित हो जाती है, आत्मविश्वास उसमें विकसित होता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है यह शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है जिसे हम नकार नहीं सकते। धन्यवाद।